हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वो वीडियो वहाँ से भी देख सकते हैं। जो भी है, मुझे पूरा यकीन है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इस पर राजेश बोलता है कि तुम्हारे आने के पहले मैं और एक माली आके यहाँ की सफाई करते थे। हम एक हफ्ते तक यहाँ पे आए थे और मैं दिन भर उसके साथ यहाँ रहता था, मगर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, ना हम दोनों को ऐसा कुछ दिखा। इस पर आबा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। राजेश फिर बोलता है कि एक काम करते हैं, तुम्हारी मन की शांति के लिए हम एक छोटा सा हवन करवा लेते हैं। इस पर आबा भी हामी भर देती है और अपने किचन की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद आबा रसोई की सफाई में लग गई, पर आबा का मन बिल्कुल भी सफाई में नहीं लग रहा था। उसकी नजर बार बार आंगन की तरफ ही जा रही थी। जब वो किचन की सफाई कर रही थी तो उसे लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई है। आभा ने जल्दी से अपनी किचन का काम निपटाया और सोने चली जाती है। वो पहले जाके अपने बच्चों को सुलाती है और उनके साथ ही उसकी कब नींद लग गई उसे भी पता नहीं चला। रात में अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसको प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि गलियारे में एकदम अंधेरा छाया हुआ था, जबकि बाकी सारे कमरों में थोड़ी बहुत रोशनी थी। उसने पानी पिया और फिर से सोने के लिए आ जाती है, पर अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से उस दरवाजे की तरफ देखने लगती है। तभी अचानक उसको एहसास होता है दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है। आवा की आंख खुली की खुली रह गई। वो अच्छे तरीके से सुन पा रही थी कि कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। उससे रहा नहीं गया और वो धीरे से उठती है। दरवाजे तक जाने की हिम्मत तो नहीं थी, इसलिए गलियारे में जाकर खड़ी हो जाती है। अब उसे खटखटाने की आवाज के साथ किसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आभा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो दरवाजे के और पास जाती है। उसको बाहर से आवाज आती है, खोलो ना माँ, प्लीज माँ दरवाजा खोल दो, बहुत दर्द हो रहा है। दरवाजे के पास एकदम से साफ साफ उसको सब कुछ सुनाई दे रहा था। आभा से रहा नहीं गया। वो दरवाजे के एकदम पास पहुंच जाती है। दरवाजे के बाहर उसने फिर से वही साया देखा जो दरवाजा खटखटा रहा था। फिर से उसको आवाज आई, माँ प्लीज दरवाजा खोलो ना। इस बार वह आवाज बड़े दर्द की थी और ये आवाज कोई भी माँ ही समझ सकती थी। आभा दरवाजा खोलना चाहती थी, पर वो डर के मारे दरवाजा नहीं खोल पा रही थी और अपने कान बंद कर लेती है। आभा से वो आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो जोर से चीखते हुए बेहोश हो जाती है। उसकी चीख से राजेश और बच्चे सभी उठ जाते हैं। राजेश दौड़कर आभा के पास भागता है। वहाँ पर आभा को जमीन में पड़ा हुआ देखकर वो घबरा जाता है। वो जल्दी से आभा को उठाकर कमरे में ले आता है। चेहरे पे पानी की छींटे मारते हुए राजेश आभा को उठाने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल के बाद आभा की आंखें खुलती हैं। उसके सिरहाने बैठे दोनों बच्चे माँ की इस हालत को देखकर डरे हुए थे। जैसे ही आभा को होश आया, राजेश को थोड़ा अच्छा लगा और चिंता में राजेश पूछता है कि आभा क्या हुआ? आभा ये सब तुम्हारा बेमतलब का भ्रम है, तुमने ये कैसी हालत बना ली है अपनी? आभा बगैर कुछ बोले दोनों बच्चों को देखती है और एक लंबी गहरी सांस लेकर उनको अपने पास ले लेती है। अब आभा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब राजेश को भी आभा की बहुत चिंता होने लगी थी। उसे भी पूरी रात नींद नहीं आई। उस दिन राजेश ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली। आभा जब सुबह 5 बजे उठी तो उसका सिर बहुत दर्द दे रहा था। उसने सोचा कि अभी एक दवाई लेके 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ, फिर उठ के बाकी काम कर लूंगी। आभा दवाई लेके सो जाती है और उसकी नींद इतनी तेज लगी कि सीधे दोपहर में उठी। दोपहर के 1 बज रहे थे। आभा की आंख खुली तो वो हड़बड़ाकर किचन की तरफ भागती है, इस चिंता में कि शायद उसे उठने में देर हो गई है और बच्चे और राजेश का टिफिन बनाना है। उसे तो अभी यह अंदाजा भी नहीं था कि अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। उसे तो यह एहसास तब होता है जब राजेश और बच्चे बाहर हॉल में बैठे हुए थे। आभा राजेश से शिकायत करते हुए कहती है, ये क्या बात हुई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक भला कैसे सो सकती थी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। मुझे लगा तुम्हें थकान होगी और तुम्हें आराम की थोड़ी ज़रूरत है। इस पर आभा पूछती है, अच्छा और आपका ऑफिस?
तो इस पर राजेश बोलता है कि मैंने आज छुट्टी ले ली है, आज का पूरा दिन हम साथ में रहेंगे और हम कल हवन की तैयारी कर लेंगे। और ये बोल के फिर सारा परिवार हवन की तैयारी के लिए मार्केट की ओर निकल जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद सभी वापस आते हैं। शाम को राजेश आभा से पूछता है कि कल रात में तुमको क्या हुआ था, बताओ। इस पर आभा बोलती है कि नहीं, मैं तुमको नहीं बताऊंगी, तुम फिर से हंसने लगोगे। राजेश बोलता है नहीं, मैं तुम पे नहीं हंसूंगा, बताओ क्या हुआ था। इस पर आभा उसको रात की सारी बातें बता देती है। हंसता तो नहीं है, लेकिन उसने ये जरूर बोला कि आभा, ये भूत प्रेत साया सपने में होते हैं, ये हकीकत में नहीं होते हैं। एक काम करते हैं कि चलो अपन डॉक्टर को तुम्हें दिखा के आते हैं, तुम्हें शायद कमजोरी हो गई होगी। इस पे आभा उसको मना करते हुए फिर से किचन की तरफ चली जाती है। रोज की तरह उस दिन भी सबने मिलकर खाना खाया और सब सोने के लिए चले जाते हैं। और आज राजेश ने सोच लिया था कि वो आभा और बच्चों के बाद ही सोएगा। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं। तभी अचानक फिर से आभा की नींद खुल जाती है। को फिर से वही आवाज आती है, दरवाजा खटखटाने की। और खोलो ना माँ, प्लीज दरवाजा खोलो, बहुत दर्द हो रहा है। फिर से वही आवाज आने लगती है। इतने में वो राजेश के पास जाती है और उसको उठाने की कोशिश करती है कि उठो राजेश, कि देखो ये मेरा भ्रम नहीं है, खुद ही देख, कोई साया है बाहर जो पुकार रहा है। ये क्या पागलपन है आभा, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तुम कुछ भी बोल रही हो, दरवाजे के पास कोई नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक बरगद का पेड़ है और यहाँ पे सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, चौकीदार की। होश में आओ, तुम ये पागलपन छोड़ दो। मगर पागलों की तरह आभा फिर भी वही बात राजेश को बताई जा रही थी। अब राजेश को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो चिल्लाते हुए आभा को बोलता है कि चुप हो जाओ, अब एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। थोड़ी देर बाद आभा फिर से बेहोश हो जाती है। इस बार राजेश बहुत चिंतित हो जाता है कि ये क्या हो गया है। शायद उसको बहुत थकान हो गई है या फिर वो बहुत कमजोर हो गई है, जिस कारण उसको ऐसी आवाजें आ रही हैं और वो ऐसा बिहेव कर रही है। राजेश आभा को फिर से होश में लाने की कोशिश करता है। आभा होश में आ जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी नींद लग जाती है। अगले दिन फिर से वो दोपहर में ही उठती है और राजेश ने उसको फिर से नहीं उठाया था। राजेश उसको 10 बजे करीब उठाता है और बोलता है, आभा चलो उठो, तैयार हो जाओ, डॉक्टर से मैंने बात कर ली है, हम डॉक्टर के यहाँ जाके आते हैं। लेकिन मुझे क्या हुआ है, डॉक्टर के यहाँ क्यों जाना है। इस पर राजेश बोलता है कि यूँ बार बार तुम्हारा बेहोश होना और तुम एकदम कमज़ोर होती जा रही हो, इसलिए एक बार अपन डॉक्टर को दिखा के आते हैं। और उस दिन उन्होंने अपने घर पर एक छोटा सा हवन भी रखा था। आभा की लाख मना करने के बाद भी राजेश उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाता है। डॉक्टर ने उसका रेगुलर चेकअप किया तो पता चला कि उसको कुछ भी नहीं है, वो बस कमज़ोर हो गई है और कुछ दवाइयाँ दे दी और आराम करने के लिए कहा। घर आकर राजेश आभा से बोलता है, देखो तुम फालतू के वहम में पड़ी हुई हो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये दवाइयाँ खाओ और आराम करना। मैं ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ। दोपहर में 2 बजे आभा के घर पे हवन शुरू होता है। आभा को लग रहा था कि इसी बीच उसको फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आएगी, मगर हवन बहुत आसानी से हो गया और कोई भी आवाज नहीं आई। आभा को लगा शायद इसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। शाम को राजेश के बार बार बोलने पर आभा दवाई ले लेती है, पर उसको उल्टी हो जाती है। कमाल की बात तो ये थी, उल्टी में सिर्फ दवा ही बाहर आती है। फिर से रात होने वाली थी, पर आज आभा थोड़ी शांत थी। उसे लगा हवन के बाद अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा, अब कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, ना उसको कोई आवाज़ आएगी। और इसी तरह उसकी ये रात अच्छे से निकल जाती है। दूसरे दिन आभा को बहुत सुकून मिलता है कि चलो अब सब ठीक हो गया है, और वो दूसरे दिन सुबह टाइम पे भी उठ गई थी। इस चीज़ से राजेश भी ठीक था, उसको भी लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। आभा और राजेश जिस क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे वहाँ पे एक अमरूद का भी पेड़ था। पूजा अगली दोपहर अपने पापा के साथ खेल रही थी और आभा ये सब बैठकर देख रही थी। पूजा की बॉल बाहर आंगन में जाती है। जब वो बॉल लेने के लिए जाती है तो वहाँ पे खड़े होकर उस पेड़ को देखने लगती है। तभी उसके पापा आते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या देख रही हो। इस पर पूजा इशारा करते हुए अमरूद के पेड़ की ओर दिखाती है। इस पर राजेश ने देखा कि कुछ टहनियों के बीच में बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। जब तक आभा राजेश को मना करती
राजेश ने अमरूद तोड़ना शुरू कर दिया था। आबा गुस्से में राजेश से बोलती है कि राजेश, ये क्या बचपना है, तुम्हें क्यों अमरूद तोड़ने हैं? बिना कुछ सोचे समझे तुम अमरूद तोड़ने लगे हो। इस पर राजेश बोलता है कि देखो ना कितने सुंदर अमरूद है, मजा आएगी इनको खाने में, तुम फालतू में ही अपना नुकसान करवा रही हो। इस पर आभा बोलती है कि सोचा है कि इस मौसम में अमरूद भला कैसे आ सकते हैं, और वो भी इतने सुंदर, कभी एक बार सोचा भी करो, और ये अमरूद का मौसम भी नहीं है। इस पर राजेश बोलता है कि किसी किसी पेड़ पे ऐसे अमरूद आते रहते हैं, इसमें इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। राजेश के क्वार्टर के पास ही उसका एक दोस्त रहता था। उसने सोचा कि कुछ अमरूद मैं उसको भी देके आ जाता हूँ। इस पर आभा बोलती है कि आप ही जाकर दे आइए, मैं नहीं आऊंगी। थोड़ी देर बाद राजेश कुछ अमरूद लेता है और अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है। राजेश बोलता है, ये मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ, हमारे आंगन में अमरूद का पेड़ है, ये वहीं की वो अमरूद है। इस पर राजेश का दोस्त जोर जोर से हंसने लगता है। क्या बात कर रहे हो, तुम तो खाली टोकरी लेके आए हो, और आज तो अप्रैल फूल भी नहीं है कि तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। राजेश को समझ में नहीं आता है कि उसका दोस्त क्या बोल रहा है। तभी आभा का फोन आ जाता है और राजेश बिना कुछ बात किए उसके घर से अपने घर की तरफ निकल जाता है। लौटते टाइम राजेश यही सोच रहा था, ऐसा क्यों कहा कि ये खाली है, मैंने तो अमरूद लाए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो घर पहुंचकर अपने कलीग रमन को फोन करता है। रमन, जिस घर में हमने शिफ्ट किया है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम सर? जो भी है आपके सामने ही ठीक करवा ली थी। अरे नहीं नहीं, मैं दीवार की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे इसमें कोई साया जैसा कुछ है क्या? राजेश ने उसको आभा के साथ होने वाली सारी घटनाओं के बारे में बताया। इस पे रमन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या सर आप भी औरतों की बातों में आ जाते हो? वहाँ पे कोई भी साया नहीं है। भाभी जी शायद थक गई होंगी, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। और आप तो पढ़े लिखे हैं ना सर, तो कहाँ आप भूत प्रेतों की बातों पे विश्वास करते हैं? राजेश शांति से बस रमन की बातें सुन रहा था। रमन को लगा शायद उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वह थोड़ा रुका, फिर बोलता है कि सॉरी सर, मैं मैडम की बातें नहीं कर रहा था, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ मैडम तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और समझदार हैं, लेकिन मैंने कई औरतों को ऐसा कहते हुए सुना है। और एक बात और सोच कर देखें, जब आप और माली वहाँ पर थे तो आप लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, फिर ये सब चीज़ें औरतों को ही क्यों होती हैं? राजेश ने रमन को रोकते हुए बोला कि हाँ ठीक है, तुम ठीक बोल रहे हो, अभी मुझे ज़रूरी काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पर इस बार राजेश का मन नहीं माना। उसने रमन से बात करने के बाद अपने दूसरे कलीग को भी फ़ोन किया। सबका यही कहना था कि ये सब वहम पाल रखे हैं, बाकी वहाँ पे कोई साया वाया कुछ भी नहीं है। अब हिरेन को अपने दोस्त पर गुस्सा आने लगा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था मुझसे। तभी उसको एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कौन होगा उस कॉल पर? क्या वो कॉल राजेश की कोई मदद कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहें अगला भाग। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।